गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। शुरू करें भाई। सुप्रभात, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। शुरू करें भाई। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग या डिपार्टमेंट कॉस्टिंग। एक्चुअल में चैप्टर का नाम जो है ज्यादातर जगह यूज होता है वो होता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, और उसमें भी जो है भाई यार यहाँ हो नहीं रहा है। आप अलग अलग जगह बता रहे हो कि वहां बढ़िया है, वहां बढ़िया है मौसम। यहाँ तो भाई सुबह सुबह ही तावड़ा पड़ रहा है, अभी शुरू हो गया सुबह सुबह। भाई बस बहुत जल्दी वो क्या कहते हैं, ये इस बैच से फ्री हो जाए फिर वो बनवाएंगे, क्या कहते हैं, कारावैन। फिर जो वो घूमे फिर जो वो घूमेंगे हर जगह। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ना, उसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन में कोई खास फर्क आएगा नहीं। सब जो है वो एक जैसे ही क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग और डिपार्टमेंट कॉस्टिंग। ठीक है। प्रोसेस के अंदर जो वो ये स्ट्रिक्टनेस हो जाती है कि भाई पहले प्रोसेस से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। डिपार्टमेंट जो है वो दोनों हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। डिपेंडेंट मतलब कि एक जो है वो डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है, इस तरीके से। और इंडिपेंडेंट मतलब कि सारे जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, बाहर भी बेच सकते हैं वगैरह वगैरह, जैसा उनकी इच्छा है उस तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी इसमें आएगा कि भाई जैसे ये इनके अंदर भी क्या होगा, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो गए। भाई एक डिपार्टमेंट से जो है वो गुड्स दूसरे डिपार्टमेंट पर जाएगा, वो भेजेगा। तो वहां पर जो है वो किस किस तरीके से हो सकता है, कॉस्ट बेसिस हो सकता है कि भाई कॉस्ट के ऊपर जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफर करें। कॉस्ट जो है वो अलग अलग हो सकती है कि मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट जितनी बन रही है प्रोडक्ट को बनाने में उतने पर जो है वो क्या करें, आगे ट्रांसफर करें। कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो ट्रांसफर करें। या फिर मार्केट बेस्ड जो वो प्राइस हो सकती है, इनके बीच में आपस में ट्रांसफर की मार्केट में इसकी जो भी प्राइस चल रही है उस पे जो है वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। या फिर कॉस्ट प्लस मार्कअप, वो वैसे कॉस्ट बेसिस के अंदर ही आ जाएगा। इसको तीसरे वाले को नेगोशिएशन लिख दीजिए। नेगोशिएशन बेसिस पे भी आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों जो है वो डिपार्टमेंट के मैनेजर आए आपस में, उन्होंने बात की कि भाई कितने में देगा, उसने कहा कि इतने में, उसने कहा कि ये तो बहुत महंगा, उसने कहा कि थोड़ा कम करो। फिर जो है उन्होंने आपस में बातें की और लास्ट जो फाइनल प्राइस की नेगोशिएशन जो वो इस बेसिस पे ये क्या कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो ये सारा हिस्सा किसका है, ट्रांसफर प्राइसिंग का। ठीक है सर। फिर अपने को डिपार्टमेंट के अंदर क्या पढ़ना है, अभी डिपार्टमेंट के अंदर मेनली अपन एक तो क्या पढ़ेंगे, एक तो देखो ये जैसे डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है और ये डिपार्टमेंट सी है।
कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट से लगते हैं, जैसे इस डिपार्टमेंट के लिए एक मशीन ला रखी है जो कि पर्टिकुलर इसी डिपार्टमेंट में लगी हुई है, तो इस मशीन के खर्चे तो क्या होंगे, इस डिपार्टमेंट को चार्ज कर देंगे, भाई ये तुम्हारा खर्चा है, तुम जो है वो इसे संभालो। पर्टिकुलर कोई एक एम्प्लॉय जो है वो या कोई मैनेजर जो है वो पर्टिकुलर इसी डिपार्टमेंट के अंदर लगा हुआ है, तो उसकी सैलरी जो है वो क्या हो जाएगी, इसको चार्ज कर दी जाएगी, इस डिपार्टमेंट के अंदर भेज दी जाएगी, अगर वो कहीं और काम कर ही नहीं रहा है, सिर्फ इसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है। लेकिन कुछ खर्चे क्या होंगे, कॉमन होंगे, कुछ खर्चे क्या होंगे, कॉमन एक्सपेंडिचर होगा। जैसे कि ये तीनों डिपार्टमेंट जो है वो एक ही बिल्डिंग के अंदर है और इसका जो है रेंट दिया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, सूटेबल बेसिस पे इन तीनों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। सूटेबल बेसिस क्या हो सकता है, तो वो कॉमन सेंस से अपने को पता करना पड़ेगा, जैसे फ्लोर एरिया, कि भाई इसने कितना एरिया जो ऑक्यूपाई कर रखा है, इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है और इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, उसके हिसाब से क्या कर देंगे, तीनों में बांट देंगे, और इस तरीके की बातें चलेगी, जो कि अपन नोट से एक बार देख लेंगे। इसके अलावा इसमें क्या है, इसके अलावा अभी अपन एक बार जो थोड़ा देख रहे हैं, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, और उसके बाद में इसको नोट से देखेंगे। इसके अलावा क्या होगा, अब यहाँ पर भी जो है वो क्या हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट जो है ए जो है वो क्या करे, बी को भेजे गुड्स, और वो भी किस पे भेजे, प्रॉफिट ऐड करके भेजे। क्लियर है, ए ने भेजा गुड्स और बी को, और बी ने क्या किया है, बी को भेजा है प्रॉफिट ऐड करके। अब बी का लास्ट में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक इसका है 7,500, जिसमें से क्वेश्चन ने दे रखा है कि इसका 75% पार्ट जो कहां से आ रखा है, ए से आया हुआ है, और ए जो है वो क्या करता है, ए 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस जो वो चार्ज करता है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इसमें कितने का प्रॉफिट जो वो ऐड कर रखा है। भैया कैलकुलेट करो तो भैया, कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है स्टॉक रिजर्व बताइए भाई। ए जो है वो बी को ट्रांसफर करता है, बी का क्लोजिंग स्टॉक 7500 रुपए का बता रहा है, वो कह रहा है कि इसमें से 75% जो है वो किससे आ रखा है, ए से आ रखा है 1125 रुपए। कैसे कैलकुलेट करोगे कि भाई ये 7500 रुपए, इस 7500 में से 75% किससे आ रखा है, ए से आ रखा है, और ए जो क्या करता है 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस जो वो चार्ज करता है। तो ये जो है ए से कितना आ रखा, पहले ये देख लो, 75 × 0.75, 5625। सर अब हमें पता है 5625 जो है, इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 80 × 20 कर देंगे। ऐसा करना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 5625 क्या है, ये ट्रांसफर प्राइस ही है। क्यों, क्योंकि ये किस में पड़ा है, बी के अंदर पड़ा है, बी के अंदर पड़ा है, तो वो क्या है, ट्रांसफर प्राइस ही है। तो कितना हो गया, इंटू 0.2, 1125 रुपए। ये 937 किसने निकाला, 937 क्यों आएगा भाई, समझ गए भाई।
देखो भाई इसके अंदर वो जो है वो है ना प्रेस रावल और उसकी मूवी सुनील शेट्टी और वो एकता कपूर का भाई, वो तीनों जो होते हैं लक्ष्मी नारायण नाम होता है कि आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, वो उस तरीके वाली सिचुएशन मत देखिए। यहाँ पर है तो अलग है, यहाँ है तो अलग है, इसके लिए कॉस्ट अलग है, इसके लिए कॉस्ट अलग है। इसकी जो कॉस्ट है वो इसकी क्या है, ट्रांसफर प्राइस है। समझ आ रही बात? तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके सोचें। क्लियर है भाई? कुछ भी नहीं है, इसका क्वेश्चन जो है वो आपका गलत नहीं होगा, बस आपको थोड़ा लॉजिकल सोच के फिर जो है वो आपको आंसर करना होगा। समझ आ रही बात? अब 1125, अब इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मली अपन प्रोसेस के अंदर तो क्या कर रहे थे, 3 कॉलम बना देते थे कि भाई ये कॉस्ट का कॉलम और ये जो है वो प्रॉफिट का कॉलम और ये टोटल का कॉलम। यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर नॉर्मली क्या होता है, इस तरीके से नहीं करते। डिपार्टमेंट अकाउंट जब बनाते हैं तो इसका क्लोजिंग स्टॉक जब लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, पूरा ही लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा जितना भी है वो हमने यहाँ लिख दिया, कितना है 7500 रुपए, ये क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। अब हमें पता है कि इस डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें 1125 रुपए जो है वो हमने क्या कर रखे हैं, गलत ऐड कर रखे हैं, जो कि हमारे इंटर डिपार्टमेंट की वजह से आया गया प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जबकि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट हमें पता है कि 7500 माइनस 1125 है, कितनी है कॉस्ट, 6375। कितना है, 6375। लेकिन यहाँ तो अपना 7500 लिखा हुआ है। अब साल खत्म होने को है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सही नहीं लिख रहे हैं तो आपका प्रॉफिट भी जो है वो सही नहीं आएगा, और फिर जो ये डिपार्टमेंट अकाउंट बनाने का कोई खास मतलब बचेगा नहीं। तो फिर क्या करें, या तो अपन रबड़ लेके इसको मिटा के जो 6375 लिखे, जो कि पॉसिबल है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट साइड के अंदर क्या कर देंगे, इसका स्टॉक रिजर्व जो वो लिख देंगे। स्टॉक रिजर्व मतलब स्टॉक के अंदर रिजर्व किया गया प्रॉफिट, स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट रिजर्व कर रखा है या कितना प्रॉफिट लिखा गया है, टू स्टॉक रिजर्व कितना, 1125। क्लियर है? इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो जो है वो अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। समझ आ रही बात भाई? इस अभी जो बहू है वो कल को सास बनेगी, ये जो है इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। जब ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो ये इधर आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 7500। फिर वही दिक्कत कि भाई इस 7500 में से जो है 1125 का तो स्टॉक रिजर्व है, तो वो कहां लिख देंगे, बाय स्टॉक रिजर्व, कितने से, 1125 से। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व की एंट्री किस तरीके से होती है, डिपार्टमेंट अकाउंट या पीएनएल अकाउंट अगर बना रहे हैं तो उस केस के अंदर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, और अगर डिपार्टमेंट अकाउंट है तो डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। जैसी भी उनकी सिचुएशन बन रही है, अगर डिपार्टमेंट अकाउंट में ही एडजस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये ओपनिंग स्टॉक के लिए इस तरीके से बन जाएगा। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है ना? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, फिर एक दो क्वेश्चन जो वो देते हैं वो कीजिए। बैलेंस शीट में फिर यहाँ स्टॉक कितने का शो होगा, बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे कि स्टॉक जो है वो 7500, इसमें से लेस करेंगे स्टॉक रिजर्व 1125, ये आ जाएगा 6375। हाँ, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी बना सकते हैं, कोई चेंज नहीं है, दोनों के अंदर जो सेम ही है, बस ये है कि डिपार्टमेंट जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों होते हैं। हो सकता है कि डिपार्टमेंट के अंदर आगे वाले डिपार्टमेंट को जो है वो ट्रांसफर किया जाए या नहीं किया जाए, जबकि प्रोसेस के अंदर
जो है उसी प्रोडक्ट पे काम चल रहा है और स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो एक का जो आउटपुट है पहले प्रोसेस का वो दूसरे का इनपुट ही बनेगा, और दूसरे का जो आउटपुट है वो तीसरे का इनपुट ही बनेगा। वहां पर इसी तरीके से काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा है। बाकी बात करें अकाउंटिंग की, तो दोनों तरीके, दोनों में सेम तरीके से जो है वो की जा सकती है। आप वहां भी चाहे तो उस तरीके से कर सकते हैं कि भाई आप स्टॉक रिजर्व जो बना के कैलकुलेशन करें। हाँ, ये प्रोसेस के अंदर होता तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहते हैं। समझ आ रही बात? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहते हैं या इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट कहेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट, लॉजिक, कैलकुलेशन सारी की सारी जो है वो सेम ही रहेगी। यहाँ भी कई बार डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो कई बार इस तरीके से किया जा सकता है कि भाई टोटल का कॉलम अलग अलग बना दे, कॉस्ट का कॉलम अलग बना दे, प्रॉफिट का कॉलम अलग बना दे। तो यहाँ जैसे अकाउंटिंग पढ़ रहे हो वैसी वैसी प्रोसेस के अंदर भी पढ़ी जा सकती है, प्रोसेस के अंदर जो अकाउंटिंग करते हैं वो यहाँ पर की जा सकती है। ठीक बात है, यहाँ तक की समझ आई। अब जो है एक क्वेश्चन लिखिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। परचेज यूनिट्स ए बी सी टोटल 5,000, 10,000, 15,000। बावन सौ, 9,800। ये लो भाई, शुरू कीजिए इसको। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में
एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जो बता दीजिए कि इस डिपार्टमेंट का इतना है। 84,000 ई का, ये एक सेकंड में चेक करता हूँ। हम्म, 84,000 तो नहीं आ रहा है। जीपी रेट क्या आ रहा है, जीपी रेट तक बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो क्या आ रही है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या आ रही है वो बता दीजिए। मुझे नहीं पता, मैं कैसे बता सकता हूँ। फिलहाल तो मुझे नहीं पता। आप कीजिए, बताइए, ये आपको जो है वो टास्क है आपका। भाई चीटिंग करने की कोशिश नहीं करें, आप अपने हिसाब से जो है वो कैलकुलेट करें। अगर परचेज वाली है तो 79,200। देखो भाई, यहाँ दिक्कत क्या है कि परचेज जो है वो यूनिट तो दे रखी है इनकी, लेकिन परचेज का अमाउंट जो क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है। सेल्स जो है वो क्वांटिटी दे रखी है, ये हो गया। ठीक है, इससे अपन ये तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना यूनिफॉर्म रेट बनाने की कोशिश, पता करने की कोशिश करें, तो हम ये तो कर सकते हैं कि सेल्स लिख दे कि भाई टोटल कितना है, 38% जीपी रेट। भाई देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं। 5200 इंटू 40 M प्लस 9800 इंटू 45 M प्लस और 15300 इंटू 50 M प्लस। सेल्स जो वो 14 लाख
14,14,000 है, और परचेज जो है वो कितना है, 8,45,000 है। परचेज जो है वो 8,40,000 है ना, 8,40,000 ये हो गया। अब दिक्कत ये आ रही है कि इस क्लोजिंग स्टॉक की जो वो क्या दे रखी है, यूनिट्स दे रखी है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो अपन पता नहीं कर पाएंगे। पता नहीं कर पाने का कारण क्या है, कारण ये है कि इसके जो पर यूनिट परचेज कॉस्ट दे नहीं रखी है। लेकिन क्वेश्चन ने जो दे रखा है कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हर डिपार्टमेंट जो है वो रख रहा है, तो आप बताइए कि यूनिट जो है कितना प्रॉफिट है। अब ये जो सेल है ये कितने की है, इसमें ए की जो है वो 5200 है, और बी की जो है वो कितनी है 9800 है, और सी जो है वो उसकी कितनी है 15,300 है। परचेज की बात करें तो इसमें कितने की खरीदारी हो रखी है, ए की हो रखी है 5,000 की, बी की हो रखी है 10,000 की, एंड सी की हो रखी है 15,000 की। अब यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि ये जो है वो अलग क्वांटिटी की परचेज है, और ये जो है वो सेल जो अलग क्वांटिटी की। अगर इन दोनों की सेम होती, यहाँ जितनी क्वांटिटी की परचेज वैल्यू उतनी क्वांटिटी की अगर सेल्स वैल्यू होती, तो अपन क्या कर देते, सीधा जो ग्रॉस प्रॉफिट जो उसको छोड़ के, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के अपन सीधा जीपी रेट कैलकुलेट कर सकते थे। समझ आ रही बात। अब अगर इसको अपन जो है वो ये जो परचेज वाली यूनिट है इनकी तो पर यूनिट दे नहीं रखी है, तो इस कारण जो है इसमें तो कुछ भी चेंज कर नहीं सकते। लेकिन ये जो सेल्स वैल्यू है ये अपन इसके हिसाब से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम ये कि ये मान लें कि ए बी और सी इनकी 5,000 10,000 और 15,000 यूनिट अगर सेल करते हैं तो कितना पैसा मिलता, 40 45 और 50 इंटू 40 इंटू 45 इंटू 50 कितना पैसा मिलता भाई, 5,000 इंटू 40, 2 लाख यहाँ मिल जाता, 10,000 इंटू 45, 450 यहाँ मिल जाता, और 15,000 इंटू 50, 7.5 लाख यहाँ मिल जाता। टोटल कितना मिल जाता, 14 लाख। ठीक है, जो चीज 8,40,000 के अंदर खरीदी है उसको अपन कितने में बेच सकते हैं, 14 लाख में बेच सकते हैं। मतलब कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो सकता है, -8,40,000, कितना है 5,60,000। तो 5,60,000 का प्रॉफिट होता है डिवाइडेड बाय 14 लाख पे, तो 100 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100। 40% का हम मुनाफा खा रहे हैं, 40% का मुनाफा खा रहे हैं, मतलब कि यहाँ कितना हो जाएगा इस वाले केस में हमारा जो है वो 14,14,000 इंटू 0.4, यहाँ कितना हो जाता 5,6,5,600 का 2 जीपी आ जाता। समझ आई बात भाई। देखो भाई दिक्कत क्या थी, ये थी कि परचेज जो है उसकी क्वांटिटी अलग थी और सेल की क्वांटिटी अलग थी, इस वजह से हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते थे। अपन सेल्स को क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, फिर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इसमें बैलेंसिंग फिगर जो बच जाता और उसका कोई रोल ही नहीं होता। तो फिर अपन क्या कर देते, परचेज जो है, ये जो परचेज है यही क्वांटिटी अपन मान लेते कि अगर ये सेल हो जाती तो कितने पे सेल होती, ये इतने इतने पे होते। दोनों में से एक चेंज करना पड़ता है, या तो जो सेल वैल्यू है उनके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो पता कर दो, या फिर जो परचेज है उसकी क्या कर दो सेल्स वैल्यू पता कर दो, ताकि आपका काम बन जाए। यहाँ पर
ये जो सेल्स है उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैलकुलेट करना अपने पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पर यूनिट जो परचेज प्राइस दे नहीं रखी है। लेकिन जो परचेज वाली है उनकी अपन सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेल वैल्यू जो पर यूनिट दे रखी है। ये कैलकुलेट कर लिया तो हमारी ये आ गई, ये जो हमने परचेज किया वो टोटल 8,40,000 में परचेज किया, उसको बेचेंगे तो 14 लाख मिलेंगे, तो अपने को 5,60,000 का प्रॉफिट होगा। 5,60,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100, ये आपका हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन दिया जाए, इस बार वाला आप कर लोगे, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो है वो इस तरीके से होता है। डिपार्टमेंट पी जो है वो करता है 25% ऑन कॉस्ट जो है वो जोड़ के करता है, ये 15% ऑन कॉस्ट जोड़ के आगे ट्रांसफर करता है। पी खुद को करेगा नहीं। एस जो है वो करता है 20% और 30%। 20% ऑन सेल्स और 30% ऑन सेल्स, ठीक है। उसके बाद में डिपार्टमेंट क्यू है 20% और 10%। 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। स्टॉक लाइन एट द एंड, फ्रॉम पी जो है 18,000 और 14,000, फ्रॉम एस 48 और 38। फ्रॉम क्यू है 12,000 और 8,000। ठीक है, अब समझिएगा, ये तो पहले देख लीजिएगा। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर दे रखा है कि डिपार्टमेंट पी जो वो इतना करता है, एस जो वो इस तरीके से करता है, क्यू जो वो इस तरीके से करता है। इनका स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से पड़ा है। यहाँ पर पी से आया हुआ 18,000 रुपए का स्टॉक पड़ा है, यहाँ पर पी से आया हुआ 14,000 का स्टॉक जो है वो पड़ा है। आगे जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर इनको क्या करना था, इनके मैनेजर को क्या करना था, 10% क्या करना था, कमीशन देना था। लेकिन वो कमीशन देना कैसे था कि इनका जो भी इंटर डिपार्टमेंट, जैसे पी का जितना भी उसने आगे प्रोसेस में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इसका पड़ा है, वो क्या करना था, लेस करके फिर 10% कमीशन देना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो लेस किए बिना ही जो है वो क्या कर दिया, उन्होंने उनको कमीशन दे दिया। समझिए, जैसे डिपार्टमेंट पी का जो मैनेजर था उसको कहा कि भाई तुम्हारा जितना भी प्रॉफिट होगा
उस प्रॉफिट में से क्या करेंगे, तुमने जितना इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट लिखा है और जो पड़ा है उसको क्या करेंगे, पहले लेस करेंगे और फिर जो अमाउंट आएगा उसमें क्या कर देंगे, उसके हिसाब से आपको 10% जो कमीशन दे देंगे। अब इनको क्या किया गया, वो 10%, ये इंटर डिपार्टमेंट जो प्रॉफिट है वो तो लेस किया नहीं और सीधा उन्होंने क्या कर दिया, कमीशन दे दिया। तो उसके बाद में जो है वो उनकी सिचुएशन ये है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन but before adjustment of unrealized profit are as follows: P, S और Q। 90,000, 60,000 और 45,000। देखो ये कह रहा है कि भाई इन्होंने इस तरीके से इंटर डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर किए हैं, पी ने इतना किया और ये इस तरीके से किया। इनका क्या करना था, जितना प्रॉफिट आता उसमें से पहले इनका जितना इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट पड़ा है वो हटाना था और फिर जो कमीशन देना था। उन्होंने क्या किया, इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट हटाया नहीं और सीधा कमीशन दे दिया। और उसके बाद में जो कमीशन के बाद में जो बिना हटाए, अनरियलाइज प्रॉफिट हटाए बिना जो अमाउंट था उस पर कमीशन देने के बाद अमाउंट जो वो ये है प्रॉफिट का। तो आप बताइए कि इसके अंदर सही जो है वो कमीशन कितना बनता है। करो भाई, इसको करो। कॉस्टिंग वैसे ये है कि अच्छा सब्जेक्ट है, सिंपल है बाकी से कंपैरिजन में। थोड़ी बहुत बेसिक कैलकुलेशन जो है वो आनी चाहिए, बाकी जो है वो सिंपल बन जाता है।
पहले इसमें कॉस्टिंग सीए फाइनल अच्छे क्वेश्चन आते थे, अब तो सीए भी जो है वो कोर्स उसकी वो बात नहीं रखी उन्होंने। अब इन्होंने सीए के अंदर पहले अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे, वो प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल है उन्हीं में से फिक्स क्वेश्चन देते हैं, तो फिर वो मजे वाली बात नहीं रही। पहले क्वेश्चन जो वो एग्जाम में ही देखने को मिलता था, नया क्वेश्चन होता था, तब मजा आता था। बस भाई ये जो है वो पढ़ना आपको, लास्ट पढ़े उसके बाद में आगे जो है वो पढ़ाने का काम शुरू करें आप, कॉस्टिंग भी। कॉस्टिंग में एक्चुअल में मजा इस वजह से आता है, कॉस्टिंग हो गया या गेम हो गया, इनके अंदर क्या होता है, थोड़ा थ्रिल होता है कि भाई क्वेश्चन जो है वो करो और उसके बाद में आंसर आए, और आंसर जो है वो आने के बाद में जो उसकी खुशी है, उस वजह से इसमें थोड़ा जो है वो थ्रिल आ जाता है कि भाई हाँ ये चीज गेम में होता है ना कि भाई खेल रहे हैं पबजी के अंदर, आगे वाला जो मार नहीं थे, तो वो ऑन द स्पॉट जो है वो अपने को मिलता है उसका रेस्पॉन्स, उस वजह से जो है वो ज्यादा मजा आता है। अब इसमें ये क्वेश्चन जैसे ही किया अगर सही है तो फिर वो मजा आएगा। हो रहा है क्या भाई? हम्म। मैनेजर को एक्चुअल में कितना कमीशन देना चाहिए था वो बता दीजिए, मैनेजर का जो है ट्रू कमीशन कितना बनता है एक। भाई और बताओ बाकी के क्या क्या आ रहे हैं आंसर।
कह रहे हैं भाई देखो, डिपार्टमेंट पी जो है वो ट्रांसफर करता है 25% ऑन कॉस्ट और 15% ऑन कॉस्ट। सबसे पहली बात तो स्टॉक लाइंग एट द एंड। अब पी का जो है वो डिपार्टमेंट एस में पड़ा है और क्यू में पड़ा है, मतलब कि ये जो प्राइस दे रखी है ये कौन सी है, ट्रांसफर प्राइस है। ये कौन सी है, ट्रांसफर प्राइस है। ठीक है, सबसे पहले तो इनका ये अमाउंट जो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना कितना उनका अनरियलाइज प्रॉफिट पड़ा है। तो इसका जो है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कि 25 डिवाइडेड बाय 125, जो कि हो गया आपका 18,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, 3600। समझ आ रही बात भाई? कॉस्ट हो गई 100, प्रॉफिट हो गया 25 और ये हो गई 125। तो ये जो है वो क्या दे रखी है, ट्रांसफर प्राइस दे रखी है 14,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 115, ये हो गया 1826। टोटल हो गया प्लस 3600, 5426 का पी का जो है वो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट पड़ा है। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? एस का जो है वो क्या करता है, 20% ऑन सेल्स। ये सेल्स या ट्रांसफर प्राइस जो है वही है सीधे, तो इस पर सीधा परसेंटेज लग जाएगा 20% और 20%। तो इसका हो जाएगा 48,000 इंटू 0.2, ये हो गया आपका 9600, और ये हो गया 38,000, ओ सॉरी 30% इधर, इंटू 0.3, ये हो गया इसका 21,000। 11,400। 20% ऑन कॉस्ट, मतलब कि ये ट्रांसफर प्राइस है तो 20 डिवाइडेड बाय 120, और 10% ऑन कॉस्ट मतलब 10 डिवाइडेड बाय 110। 12,000 इंटू 20 भाग 120, 2,000 रुपये। 8,000 इंटू 10 भाग 110, 727। 2727। भाई अब क्लियर है क्या? देखो ये यहाँ तक की बातें समझ आई भाई? ये 5426 और ये सारी बातें समझ आई? अब क्लियर है क्या आवाज, और ये यहाँ तक का पॉइंट? अब सही है? यहाँ तक की बातें क्लियर है भाई? देखो डिपार्टमेंट पी ने भेजा तो 25% ऑन कॉस्ट और 15% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन सेल्स और 30% ऑन सेल्स, और ये इस तरीके से दे रखा था। तो डिपार्टमेंट पी का जो है वो ये दे रखा। अब फिर उसके बाद में क्या है, ये जो है वो 5426 और ये आ गया। अब क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ये जो है वो कौन कौन है, ए सॉरी पी एस और क्यू, इनका आफ्टर कमीशन बिफोर अनरियलाइज प्रॉफिट जो है, अनरियलाइज प्रॉफिट जो उसको एडजस्ट किए बिना उन्होंने कमीशन बांटा, तो उसके बाद कितना आया,
90,000, ठीक है, 60,000 और 45,000। अब इन्होंने क्या कर दिया, ये अनरियलाइज प्रॉफिट हटाया नहीं और सीधा का सीधा जो है वो क्लोजिंग स्टॉक सेल प्राइस पर होता है। ऐसा देखो, ये ए है, इसने भेजा इसको बी को 100 रुपए का चीज 20 रुपए जोड़ के 120 में, ठीक है। अब बी के लिए ये कॉस्ट ही क्या हो जाएगी इसकी, 120 हो जाएगी। बी के लिए ये कॉस्ट क्या है, 120 है, लेकिन ए को पता है कि इसमें 20 रुपए का मुनाफा है। पी ने जब भेजा, उसको क्या बोलते हैं, एस को भेजा है, तो उस केस के अंदर एस के लिए तो वो कॉस्ट है क्लोजिंग स्टॉक में, समझ आ रही बात है। लेकिन पी जो है उस वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा, उसने कैसे कैलकुलेट किया होगा, ये उसकी कॉस्ट होगी, उसमें प्रॉफिट जोड़ा होगा और ये उसकी सेल प्राइस या ट्रांसफर प्राइस होगी। तो ये जब कैलकुलेट कर रहा है तो ये कह रहा है कि ये जो मेरी क्या है, सेल प्राइस है 120 रुपए। समझ आ रही बात। अगर बी इसको देखता है तो बी के लिए 120 क्या थी, कॉस्ट थी। समझ आ रही बात भाई। ये जो कैलकुलेटर जैसे मैं मान लीजिए किसी से खरीद के लेके आया, उसको ये 300 में पड़ा और उसने मेरे को ये 500 में दिया, तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी है, 500 है, और उसके लिए कॉस्ट कितनी है, 300 है। क्लियर है भाई, यहां तक की बातें समझ आ रही है। क्लियर है यहां तक के। अब इन्होंने क्या किया था, कमीशन पहले ही बांट दिया उन्होंने, अनरियलाइज प्रॉफिट जो एडजस्ट किया नहीं, तो पहले इनका क्या कर दो, कमीशन इनसे वापस ले लो, इन्होंने जो जो ले लिया था। कितना लिया था, 10% लिया था, तो 100 था तो 10% इन्होंने कमीशन काट के बाकी कितना बचा, 90 बचा। तो ये कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। तो कमीशन कितना होगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, 60,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, 45,000। ये हो गया 10,000, ये हो गया 66667, और ये हो गया 5,000। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना कितना था, पी का था 5426, इसका है 21,000 और इसका है 2727। देखो भाई, ये क्या कह रहा है कि इनको करना क्या चाहिए था, एक्चुअल में इनको करना ये चाहिए था, इनको क्या करना था, इनका जो भी प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए था, फिर उसमें से क्या करना चाहिए था इनको, इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट जो लेस करना होता था, करना चाहिए था। फिर क्या होता, प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट आता। इसके ऊपर इनको क्या करना चाहिए था, लेस करना चाहिए था कमीशन। तो ये आता है इनका प्रॉफिट आफ्टर कमीशन एंड, दोनों ये हट चुके होते हैं, एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। लेकिन इन जो है नालायकों ने क्या किया, ये जो है अनरियलाइज प्रॉफिट जो वो लेस किया ही नहीं, और सीधा इन्होंने क्या किया, ये प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट पे अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस किए बिना ही सीधा क्या कर दिया इन्होंने, कमीशन जो है वो लेस कर दिया, सीधा सीधा अनरियलाइज प्रॉफिट का कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं, और उन्होंने कहा कि ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन ये है, ठीक है। कमीशन उन्होंने 10% से लिया, मतलब कि 100 था तो 10 ये लिया, और इनका कितना है, 90 है। तो पहले तो इनसे कमीशन वापस ले लो कि ये जो है वो कितना है, 90 है, इसको क्या करो वापस 100 के बराबर बनाओ,
तो ये इनका जो भी कमीशन जो जो उन्होंने लिया है वो क्या कर दिया, इनसे वापस ले लिया। तो ये कितना बना, इसका 10,000 बना, और इसका जो 667 बना था और इसका 5,000 जो बना था वो वापस अपन ने क्या कर लिया, इनसे वापस ले लिया। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन और बिफोर एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये तीनों का आ रहा है कि भाई इसका 1 लाख था, इसका 66667 था और इसका 50,000 था। अब इसमें से इन्होंने नहीं किया, अपन जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो लेस कर लेंगे, कोई ईगो पे लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, ये इनका लेस कर दो भाई। 1 लाख माइनस 5426 94574 66667 45667 47,273। अब जो इनका जो कमीशन बनता है वो लेस कर दो, 9457 4566 10% और 4727। समझ आई बात? एक बार पूरे क्वेश्चन को वापस देख लीजिए, क्या इसमें कोई डाउट है? देखो भाई, इनको करना ये था कि इनका जो भी इंटर डिपार्टमेंट प्रोसेस का जो भी प्रॉफिट है वो हटाना था, और उसके बाद में जो भी अमाउंट था उसके ऊपर उनको 10% कमीशन देना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो अनरियलाइज प्रॉफिट हटाया नहीं और सीधा कमीशन जो वो लेस करके बता दिया कि भाई ये इतना बच रहा है। ठीक है, तो इनको कहा कि पहले तो ये क्या करो, वापस ऐड करो, तुमने जो कमीशन लिया है वो ऐड किया। और फिर हमने क्या किया, इंटर डिपार्टमेंट जो भी इनका प्रोसेस, इंटर प्रोसेस जो भी प्रॉफिट था वो हर डिपार्टमेंट से क्या किया, लेस किया, फिर जो अमाउंट आया उसमें से क्या किया, अपन ने उनको कमीशन जो वो दे दिया। क्लियर है भाई? कर लोगे ये? 5426 ये पी का टोटल था। देखो पी का अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, पी ने जो एस को भेजा है उसमें 3600 रुपए का उसका अनरियलाइज प्रॉफिट लिखा है, और क्यू में जो भेजा है उसमें 1826 का अनरियलाइज प्रॉफिट लिखा है। तो टोटल उसने 3600 और 1826 मतलब कि टोटल उसने 5426 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट लिखा है। वैसे वैसे एस की बात करें तो इसने 9600 और 11,400 जो है वो अनरियलाइज प्रॉफिट लिखा, मतलब टोटल इसका 21,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट अभी भी पड़ा है। और क्यू का कितना पड़ा है, 2000 और 727, मतलब कि क्यू का कितना है, 2727 का अनरियलाइज प्रॉफिट क्यू का पड़ा है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? बोलो भाई। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद में आता है एक मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। अब जैसे अपना क्या है, मान लीजिए जो है वो शॉपिंग मॉल है, और शॉपिंग मॉल के अंदर जो मान लीजिए ये जो मैनेजर हैं उनको लगा रखे हैं। ठीक है, और अपना कपड़ों का जो काम है, तो अपन नहीं चाहते कि जो मैनेजर है उसको सारी कुछ बातें पता चले कि कॉस्ट कितनी लग रही है वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो अपन क्या करते हैं, सामान लेके आते हैं और जो भी कपड़े वगैरह लेके आते हैं उनके ऊपर क्या लगाते हैं, टैग लगवाते हैं सेल प्राइस का।
और वो क्या कर देते हैं, उनको भेज देते हैं भाई ये जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर जाके लगा दो। ठीक है, उनको क्या करना है, स्टैक के हिसाब से बेचना है। उनको क्या करना है, स्टैक के हिसाब से बेचना है। तो ये क्या है, मार्कअप, मतलब कि उसमें मार्कअप हो चुका है, मतलब कि प्रॉफिट का अमाउंट जो जुड़ चुका है। ठीक है, अब उसके सामने जो स्टॉक अकाउंट बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, इसी तरीके का इसको जोड़ के ही बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या होगी कि आपका अनरियलाइज प्रॉफिट जो वो हमेशा ही ऐड होगा। फिर हर चीज में ही होगा, ओपनिंग स्टॉक में भी जो है वो आप प्रॉफिट जोड़ के लिखोगे, और परचेज में भी जो प्रॉफिट जोड़ के लिखोगे, इस तरीके की जो दिक्कतें आएगी। तो इसके अगेंस्ट में क्या किया जाता है, एक मार्कअप अमाउंट अकाउंट जो है वो और खोला जाता है कि भाई इसमें कितना कितना मार्कअप है। तो ओपनिंग स्टॉक में जितना मार्कअप होगा वो उतना क्या कर देंगे, इस साइड में लिख देंगे। ठीक है, परचेज के अंदर जितना मार्कअप होगा वो इस साइड में लिख देंगे। सेल्स का मार्कअप हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो एक्चुअल में रियलाइज हो रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक का जो भी मार्कअप है वो क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इस मार्कअप अमाउंट अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, अपने को प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा कि भाई इतने का अनरियलाइज प्रॉफिट लिखा था, जिसमें से सिर्फ इतना ही बचा है, मतलब बाकी का क्या हो गया, रियलाइज हो चुका है। समझ पा रहे हो बात, बाकी का क्या हो चुका है, रियलाइज हो चुका है। अब सर इसके आगे ये मेमोरेंडम वर्ड क्यों लिखा है, मेमोरेंडम वर्ड इस वजह से लिखा है क्योंकि अकाउंट जो कौन से रफ कैटेगरी के हैं, ये ओरिजिनल अकाउंट जैसे नहीं है, मतलब कि बन उसके जैसे रहे हैं, लेकिन ये आपके ओरिजिनल जो बुक होगी उसके अंदर नहीं आएंगे, ये जो अलग से बनाए जाते हैं, एक तरीके से रफ अकाउंट का काम जो वो करते हैं। इनको क्या कहते हैं, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट या मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ये मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट हो जाएगा और ये मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट जो वो हो जाएगा। एक इसका नोट्स के अंदर इलिस्ट्रेशन भी दे रखा है, तो वहां से अपन वो भी कर लेंगे। कब बनाते हैं ये, डिपार्टमेंट वाइज जो डिसाइड किया जाता है कि भाई ये बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। जैसे कोई डिपार्टमेंट जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि भाई वो मार्कअप करके जो स्टॉक रखता है, मतलब कि मार्कअप मतलब कि उसमें प्रॉफिट जोड़ के ही रखता है। जैसे कि अपन शॉपिंग मॉल वगैरह के अंदर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, इसी तरीके से कर रखा होता है कि टैग लगा है और उस टैग के हिसाब से आप क्या करो, खरीदो। और जो उसका मैनेजर होगा उसको भी ज्यादा पंचायती करने का मौका नहीं देंगे, उसको भी कहेंगे भाई देख अपना जो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये टैग जो है ये लगा रखे हैं, इस टैग के हिसाब से बेचो। क्लियर है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ये बनाए जाएंगे। समझ आ रही बात, तो ये सिचुएशन बेस्ड है कि अगर किसी को लगता है कि भाई हम इस तरीके से काम कर रहे हैं तो वो इस तरीके का मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, और टैग वालों को भी अगर इस अकाउंट से जो वो नफरत हो और वो नॉर्मल अकाउंट बनाना चाहे तो नॉर्मल अकाउंट भी बना सकते हैं। आप बताओ किस पे होगा। अरे मेरे भाई देखो, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी सेल प्राइस पर वैल्यू लिखी गई है क्या, किसी भी आप इतनी अकाउंटिंग देखें कभी भी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सेल प्राइस पे लिखी है क्या, वो हमेशा किस पे होगी, परचेज प्राइस पे होगी। समझ आ रही बात, वो हमेशा किस पे होगी, परचेज प्राइस पर ही होगी। सर अभी आप जो वो ट्रांसफर प्राइस वगैरह वगैरह की बातें कर रहे थे, भाई वो आगे वाले अगर दो जैसे सेलर और परचेजर दोनों एक ही फॉर्म के हैं तो उस केस के अंदर जो ये सिचुएशन बनती है, और वो कैसे बनती है, इस वाले डिपार्टमेंट के लिए समझिएगा, फिर भी वही एग्जांपल, जैसे ए ने जो है वो 100 का सामान जो है वो 120 में बेचा है बी को। ठीक है, इस 120 में से उसने क्या कर दिया, 60 रुपए का तो मान लीजिए सेल कर दिया है, और 60 रुपए का तो जो है इसने सेल कर दिया, और 60 रुपए का जो क्या है इसके स्टॉक के अंदर है। तो ये जो 60 रुपए है ना, ये बी के लिए क्या है, कॉस्ट ही है। समझ आ रही बात, बी जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करेगा तो कॉस्ट पे करेगा। अब इसके जो कितने 60 रुपए ही है, 60 रुपए में इसको आया है। समझ आ रही बात, लेकिन मान अगर ये दोनों एक ही फॉर्म के, तब दिक्कत ये आती है कि ये जो है वो अल्टीमेटली प्रॉफिट लिखा किसने, ए ने लिखा है, और लिखा किससे, बी से लिखा है। समझ आ रही बात भाई, जैसे एक घर के अंदर जो जैसे ये घर है, इसके अंदर जो ये एक
भाई है और ये दूसरा भाई है, ठीक है। ये जो है बाहर इसने किसी को चूना लगा के 10,000 रुपए कमा के लेके आया। पिताजी क्या होंगे? खुश होंगे। समझ आ रही बात? पिताजी क्या होंगे? खुश होंगे कि भाई 10,000 रुपए कमा के लेके आया। फिर जो है इसको शाबाशी दी, तो इसको बुरा लगा कि यार ये जो 10,000 लेके आ गया, सारे पूरा घर जो इसी इसी की बातें कर रहा है। ये दूसरे दिन आया और इसने क्या किया, इसी को 10,000 का चूना लगा दिया और घर पे आके कहा कि ये लो 10,000 रुपए जो है मैं लेके आ गया। तो उस केस के अंदर पिताजी एक बार तो खुश होंगे, लेकिन पूछा कि भाई कहाँ से लाए, तो उन्होंने कहा कि अपने छोटे भाई को चूना लगाया है। समझ आ रही बात? तो उस केस के अंदर क्या होगा, क्या पिताजी खुश होंगे क्या? नहीं। सेम स्थिति है फर्म के केस के अंदर। अगर ये जो डिपार्टमेंट एक है वो अगर किसी बाहर वाले को बेचता है तो उस केस के अंदर फायदा जो रियलाइज है। लेकिन अगर ये अपने ही घर के अंदर बेच रहा है, अपने ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट को बेच रहा है, तो उस केस के अंदर वो जो है वो प्रॉफिट जो रियलाइज नहीं है, वो अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो उस केस के अंदर हाँ, बी की परचेज कॉस्ट जो वो 120 ही है। समझ आ रही बात? भाई बी जो है वो तो अपने हिसाब से कह रहा है कि भाई मैं खरीद के लेके आया, मेरे पास 120 की कॉस्ट लगी और ये मैंने मेरे मेरे ही भाई जो डिपार्टमेंट है उससे खरीदा, तो वो मेरे से क्यों प्रॉफिट लिखे, वो तो ऐसा सोच के बैठा है। ये तो मेन आदमी जो है उसको पता है कि भाई इसका 100 का माल जो इसने क्या किया, इसको 120 में बेचा है। इस वजह से इसमें जैसे 60 रुपए का बेच दिया, 60 रुपए क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसको पता है कि ये 60 रुपए का जो क्लोजिंग स्टॉक लिख रखा है ये 60 का नहीं है, ये इसमें एक्चुअल में कुछ न कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट जो वो जुड़ा हुआ है, तो वो हटाएगा। लेकिन बी जो है, बी बी क्लोजिंग स्टॉक की बी वैल्यू कैसे करेगा? बी कहेगा भाई मैंने 120 में मेरी कॉस्ट पड़ी, जिसमें 60 रुपए जो मैंने 60 का बेच दिया और 60 का मेरी कॉस्ट का जो सामान पड़ा है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कैसे होगा? हमेशा ये स्टॉक सॉरी कॉस्ट पे ही होगा, ऐसा नहीं है कि सेल प्राइस पे होगा। ये तो ओवरऑल फर्म की स्थिति से देखें ना, तो हम देखेंगे कि भाई ये आपस में ही एक दूसरे से प्रॉफिट लिखा गया है, तो वो क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। डिपार्टमेंट, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, डिपेंडेंट हैविंग इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर और इंडिपेंडेंट वर्क एंड डिपेंडेंटली हैविंग नेग्लिजिबल ट्रांसफर, बहुत कम से। बेसिक ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो कुछ खर्चे हैं उनको किस तरीके से बांटा जाए अलग अलग डिपार्टमेंट। अगर कोई इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एक्सपेंसेस है कि भाई ये जो खर्चा इस डिपार्टमेंट का, ये खर्चा इस डिपार्टमेंट का, तब तो उस डिपार्टमेंट को दे दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन जो कॉमन एक्सपेंडिचर है उनको क्या करेंगे, कोई जस्टिफाइबल बेसिस पे करेंगे। उसमें जस्टिफाइबल बेसिस जो वो आपके कॉमन सेंस से सारे ही पता चल जाएंगे, जैसे रेंट है, किराया है, रेट्स है, टैक्सेज है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग वगैरह, ये सारे सारे जो वो फ्लोर एरिया के हिसाब से बांटने चाहिए। और ये थोड़ा सा याद भी कीजिएगा ना इनको, मतलब 2-3 बार देखिएगा, याद तो क्या करेंगे, कॉमन सेंस से पता चल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइटिंग एंड हीटिंग जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है उसका कितना, तो कितनी जितनी इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेंगे उस रेशियो में जो सब डिपार्टमेंट के अंदर बांट देंगे। सेलिंग एक्सपेंसेज है, तो हर डिपार्टमेंट की जो सेल्स है उस रेशियो में बांट देना ज्यादा सही है। इसमें बैड डेट्स वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे। कैरेज इनवर्ड या डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज अगर इनवर्ड है और डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट रिसीव कब होता है, जब अपन परचेज करते हैं, तो वो किसके रेशियो में होगा, परचेज के रेशियो में। अगर डिस्काउंट गिवन है और कैरेज आउटवर्ड है, तो वो किसके रेशियो में होना चाहिए, सेल्स के रेशियो में होना चाहिए, ज्यादा लॉजिकल वो रहेगा। और वेजेज एंड सैलरी, हर डिपार्टमेंट में कितना कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं उसके हिसाब से। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस वगैरह कितने की एसेट है हर डिपार्टमेंट में, उसके रेशियो में जो बांट दो। अगर वो नहीं है तो टाइम के रेशियो में बांट दो। एडमिनिस्ट्रेशन और अदर एक्सपेंसेस जो भी है वो टाइम बेसिस या इक्वली बांट दो। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, जैसे मजदूरों के लिए आपने दुकानें जो है वो सॉरी स्कूल वगैरह कर रखा है, हॉस्पिटल वगैरह कर रखा है, तो उसके इसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट जो है उस रेशियो में बांट दो। पीएफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन जो है, अब यहाँ पर देखिएगा पहली प्रायोरिटी यहाँ पर वेजेज एंड सैलरी रखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पहले क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि पीएफ और ईएसआई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उनके जो उनकी सैलरी होता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, तो वो वेजेज एंड सैलरी पे जाएगा। जबकि
लेबर के वेलफेयर के लिए जैसे प्याऊ जो है लगाई है, तो उसमें से पानी जो है वो भले ऊपर के ओहदे का हो चाहे जो जूनियर जो है वो लेबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अल्टीमेटली उतना ही कंज्यूम करेंगे सारे। या फिर भोजन है तो वो भी उसी तरीके से कंज्यूम करेंगे, तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से बांटना ज्यादा लॉजिकल रहता है। कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस है जिसको बांटना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, बांटते ही नहीं, उसको क्या करते हैं लास्ट में जो कॉमन तीनों, जैसे 3 डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट, ये तीनों जो लेके एक अपन लास्ट में जनरल P&L बनाते हैं, उसके अंदर तीनों का प्रॉफिट लिखा और उसमें जो कॉमन खर्चे हैं जिसको बांट नहीं पा रहे हैं उसको वहां से लेस कर देंगे, जिसमें जैसे फाइनेंशियल आ गए ये सारे सारे, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट ऑन लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये जो भी सारे हैं वो उसमें लेस करेंगे। बेसिस ऑफ इंटर डिपार्टमेंट कॉस्ट बेस पे हो सकता है, करंट मार्केट प्राइस पे हो सकता है, कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे हो सकता है। एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, आपस में जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको किस तरीके से हटाएंगे, तो जो अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भेज रहा है और वो भी कुछ प्रॉफिट जोड़ के भेज रहा है, तो अपने को साल के लास्ट में ट्रू प्रॉफिट पता करने के लिए, सच्चा प्रॉफिट पता करने के लिए अपने को उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के लिए बाय साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं तो उसका स्टॉक रेजर टू साइड में लिखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रेजर बीइंग ए प्रोविजन मेड फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, और ये ओपनिंग के लिए जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ओपनिंग इस साइड लिखते हैं तो उसका अनरियलाइज प्रॉफिट बाय साइड में लिख देंगे। बैलेंस शीट में जो है वो स्टॉक और उसमें से स्टॉक रिजर्व जो है लेस करके अपन बताएंगे। ये एग्जांपल जो है वो अपन ने किए वही है। एक ये मार्कअप वाला जो है वो देख लीजिएगा, मार्कअप वाले में जैसे दे रखा है कि भाई मार्कअप करते हैं 50% ऑन कॉस्ट, तो देखो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है जैसे उन्होंने 18,600, तो यहाँ पर स्टॉक अकाउंट में कितना लिखा जाएगा, 18,600 प्लस 50%, 18,600 प्लस 50% जो कि आ रहा है आपका 27,900। तो अब 18,600 का 27,900 में लिखा है माइनस 18,600, मतलब कि आपने क्या किया, 9,300 का इसमें प्रॉफिट लिखा है, तो जो प्रॉफिट लिखा है वो कहाँ लिख देंगे, मार्कअप अकाउंट में बाय साइड के अंदर लिख देंगे। फिर इन्होंने परचेज किए 93,400 की, तो इसको लिखेंगे प्लस 50% करके बनता है 1,40,100। तो अब जिसकी कॉस्ट 93,400 उसको 1,40,100 में लिख रहे हो, इसका मतलब बाकी का क्या है आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है, जो वापस कहाँ हटाओगे, लोडिंग उसके मार्कअप अकाउंट के अंदर हटाओगे। सेल किया है, सेल का मार्कअप हटाने की जरूरत नहीं। अब इसमें एक पॉइंट छोटा सा और एग्जाम है वो समझ लीजिएगा। ड्यूरिंग द ईयर अपन ने क्या किया, सेल को प्रमोट करने के लिए कुछ मार्क डाउन किया, मार्क डाउन मतलब कि वैल्यू जो क्या की, कम की, जिसकी कॉस्ट 10,000 थी उसका मार्क डाउन कर दिया अपन ने 2,000 से, 2,000 से मार्क डाउन कर दिया, मतलब भाई 10,000 का जो था, 10,000 का जो स्टॉक था वो कितने पे शो हो रहा होगा, 15,000 पे शो हो रहा होगा स्टॉक अकाउंट के अंदर, और उसमें से अपन ने क्या कर दिया, 2,000 रुपए कम कर दिए, इनकी वैल्यू जो 2,000 रुपए से कम कर दी, तो स्टॉक में से 2,000 रुपए कम करने पड़ेंगे। और ये 2,000 रुपए कौन से कम हो रहे हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट वाले, क्योंकि इसके ऊपर 5,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो 2,000 रुपए मार्कअप वाले कम हो रहे हैं, तो मार्कअप वाले कम हो रहे हैं तो मार्कअप वाले में वापस इसको क्या कर देंगे, ये 2,000 का एडजस्टमेंट कर देंगे। ऑल द गुड्स जो भी मार्क डाउन किए वो सारे सारे जो बेच दिए गए, एक्सेप्ट जो है जिनके 5,000 जिनके ऊपर 1,000 रुपए से मार्क डाउन किया गया वो जो है वो बच गए, बाकी सारे सारे बेच दिए गए। तो यहाँ पर जो है अपन ने क्या कर दिया, ये जो है इसमें सारे ही आ गए अपने, और कोई बचा है क्या, अच्छा एक इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर और है, उन्होंने 6900 का किया, तो वो भी 6900 प्लस 50% पे कर देगा। 27,900 का ओपनिंग स्टॉक था, 1,40,100 का परचेज किया, 10,350 का उन्होंने ट्रांसफर किया वो, और उसमें से जो 1,25,000 की सेल हुई है मार्क अप अकाउंट के अंदर, मतलब कि ये मार्कअप लिखा है, मतलब कि ये कौन सा है जो मार्क डाउन किया गया, ये जो मार्क डाउन किया गया जो, ठीक है। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 51,350 रुपए। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है वो वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक जो वो नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर क्या, ऑल द गुड्स मार्क डाउन जो भी किए गए वो सारे सारे बेच दिए गए, लेकिन एक 5,000 रुपए का जो कि मार्क डाउन किया गया है कितने से, 1,000 रुपए से,
वो अभी भी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है। तो आप जो कैलकुलेट कीजिए कि इसके अंदर मार्कअप या अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। इसमें मार्कअप कितना है ये कैलकुलेट कीजिए भाई। मीनाक्षी शाह। जहां भी हो खड़े हो जाइए हाथ खड़े करके, या फिर बैठे बैठे खुद को दो चांटे लगाइए। पागल लड़के, 51,350 तो उसका मार्कअप जोड़ के टोटल वैल्यू बन रहा है। अब इसमें से आप कह रहे हो इसमें प्रॉफिट प्रॉफिट जो 59,000 है। समझ आ रही है बात? भाई कोई कैलकुलेट करके बताओ भाई, क्या रहा आंसर बताओ। प्रॉफिट 20,700 आया। ये फिर भी ठीक है। सही है ये नहीं कह सकते, लेकिन ये ठीक में है कि भाई हो सकता है ये। भाई ये चीज एग्जाम में भी ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो एग्जाम के अंदर आपका कॉमन सेंस है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको अगर आप कॉमन सेंस से 17, 1, 1, 6 कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हमेशा वो एक स्टोरी भी चलती है कि भाई कोई राजा जो है वो, उसका वजीर मर जाता है तो
नए वजीर के लिए एग्जाम होता है, 3 लोग होते हैं, उनको एक कमरे में बंद करते हैं और एक लॉक लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये लॉक खोल के जो निकलेगा वो वजीर बनेगा। दोनों जो पूरे रात जो फॉर्मूले लगाते हैं किस तरीके से लॉक खोला जाए, किस तरीके से लॉक खोला जाए। तीसरा वाला सोया होता है, वो सुबह उठता है, लॉक पे हाथ लगाता है, लॉक खुला ही होता है, वो खोलता है, निकल जाता है। तो वैसा वैसा ये हम भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर आपका आंसर जो सीधा देखने को मिल जाता है, अगर थोड़ा सा ये कॉमन सेंस कहाँ मिलेगा। हाँ, ये कॉमन सेंस थोड़ा है मुश्किल भाई। देखो 51,350 है, इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन जो है वो समझने लायक है अपने। ऑल द गुड्स और मार्क डाउन, जो भी मार्क डाउन किए गए वो सारे के सारे बेच दिए गए एक्सेप्ट जो 5,000 रुपए का सामान था जिसपे 1,000 रुपए का मार्क डाउन है। क्लियर है। तो यहां पर क्या हो रखा है, 51,350 रुपए में क्या हो रखा है, 1,000 रुपए का मार्क डाउन हो रखा है। मतलब कि इसकी ओरिजिनल जो ट्रांसफर प्राइस कह सकते हैं या मार्कअप वैल्यू जो वो कितनी है, 51,350 प्लस 1,000 रुपए, कितना हो गया, 52,350 रुपए। कितना हो गया, 52,350 रुपए जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है जोड़ के। ठीक है। अब ये जो है ये कितना जोड़ते हैं, 50% कॉस्ट में जोड़ते हैं। तो ये कॉस्ट में 50% जोड़ते हैं, मतलब कि 100 अगर कॉस्ट है तो इसमें 50 जोड़ के ये कितने पे लिखते हैं, 150 पे। 150 जो है कितने के बराबर है, 52,350 के बराबर है। ये 52,350 के बराबर है। 52,350 डिवाइडेड बाय 150। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 34,900 है। और इसमें प्रॉफिट कितना है, 17,450 रुपए। ठीक है। 17,450, ये इसकी सिचुएशन है। क्या सिचुएशन थी कि भाई ये कॉस्ट जो थी इसकी 34,900 थी और इसमें प्रॉफिट या मार्कअप जो है वो इन्होंने जोड़ रखा था, मार्कअप 17,450, और इसकी जो वैल्यू है वो टोटल बनती थी कितनी, 52,350। ठीक बात। अब इसमें से उन्होंने क्या किया, 1,000 रुपए का मार्कडाउन किया। तो मतलब इन्होंने प्रॉफिट में से 1,000 रुपए क्या कर दिए, कम कर दिया, और वैल्यू में से भी 1,000 कम कर दी। तो अब इनका प्रॉफिट कितना बचा हुआ इसमें जुड़ा हुआ, 16,450, और ये वैल्यू कितनी आ गई है, 51,350। इसको एक बार वापस देख लीजिए। ठीक है भाई, कर लोगे अभी, आ गया समझ में, या किसी को डाउट हो तो वो बताइए। इसको एक बार वापस जो है वो देखिएगा। देखो क्या कह रहा है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, अब ना यहाँ पर इसके अंदर क्या है, मार्कअप जोड़ के वैल्यू लिखी गई है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर एक गुड्स जो है जो 5,000 का था उस पर 1,000 रुपए का मार्क डाउन किया गया है। मतलब कि ये जो 51,350 रुपए है ना, इसमें 1,000 रुपए वैल्यू कम कर रखी है। मतलब कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो कितनी है, 51,350 प्लस 1,000 कितना है, 52,350 इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। अब इस 52,350 ओरिजिनल वैल्यू, तो इसमें अपने को पता है 100 रुपए कॉस्ट होती है, 50 रुपए जो प्रॉफिट जोड़ते हैं 150 में लिखते हैं। यहाँ पर जो है वो कितना, 52,350 लिखा है, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 34,900, और 17,450 का प्रॉफिट है। तो ये सिचुएशन थी, कॉस्ट ये थी, मार्कअप वैल्यू ये थी, और टोटल वैल्यू ये बन रही थी। लेकिन अपने को पता है कि इसमें से तो 1,000 रुपए का तो उन्होंने क्या किया, मार्क डाउन किया। तो मतलब कि मार्कअप जो है उसमें से 1,000 कम कर दिया, उस वजह से वैल्यू में कम आ गया। तो टोटल यहाँ 51,350 बचा, यहाँ कितना बचेगा, 16,450। ओके भाई। ओके। ठीक है भैया, कर लोगे अब। क्लियर है। तो मैं नोट्स अभी अपडेट कर देता हूँ,
आप इनको जो देख लीजिएगा। अभी बाकी जो भी बचा है ना कॉस्टिंग, वो अपना 31 तक जो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जो कोई खास अब प्रैक्टिकल वाला जो है कोई चैप्टर बचा है नहीं, बाकी सारे जो थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल भी है और इजी भी है। क्लियर है भाई? तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। शाम की क्लास जो है नहीं, मस्त आईपीएल मैच देखना फाइनल, और कल जो मॉर्निंग के अंदर वापस मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।